इससे पहले के लेक्चर में अपन ने बात करी थी 1A एक्सरसाइज फर्स्ट है, और फर्स्ट ए में अपन ने पढ़ लिया था संबंधों के प्रकार। जो पढ़ा था उसकी एक बार और समरी बता रहा हूं। संबंधों के प्रकार में हमने फिर 3 चीजें पढ़ ली थी। फर्स्ट, रिक्त संबंध। दूसरा, इकाई संबंध। और तीसरा, सार्वत्रिक संबंध। रिक्त संबंध को भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, इकाई संबंध को भी जानते हैं और सार्वत्रिक संबंध को भी जानते हैं। यदि कई समुच्चय ए पर अगर कोई संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है कि ए का कोई भी अवयव जो है वो या तो ए से नहीं जुड़ा है या कोई दूसरे समुच्चय बी में, हम बात कर सकते हैं कि ए से बी में यदि कोई संबंध आर परिभाषित है तो ए का कोई भी अवयव बी के अवयव से नहीं जुड़ा होता है, तो ऐसा संबंध जो होता है हमारा रिक्त संबंध होगा। इकाई संबंध में समुच्चय वही होता है, दोनों समुच्चय एक जैसे होते हैं और ए से ए पर आर इकाई संबंध कहलाएगा यदि आर के अंदर जो है केवल और केवल एक समान क्रमित युग्म आते हैं, जहां पर एक क्रमित युग्म ए भी इस प्रकार होगा जहां ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। सार्वत्रिक संबंध, ये दो समुच्चय ए से ए पर भी परिभाषित हो सकते हैं और ए से बी पर भी हो सकते हैं, ए और ए। और इस पर संबंध आर और इस पर संबंध आर जो होगा इस प्रकार से परिभाषित होगा कि यहाँ पर प्रत्येक क्रमित युग्म जो होंगे सार्वत्रिक संबंध में आर में ए से बी का जो कार्तीय गुणज होगा, हम जो कार्तीय गुणज निकालते हैं उसमें जो क्रमित युग्म आते हैं वो सारे के सारे क्रमित युग्म कहाँ जाएंगे, आर में जाएंगे। और ए क्रॉस ए के सारे क्रमित युग्म जो है वो कहाँ आ जाएंगे, आर में आ जाएंगे। तो वो संबंध क्या कहलाएगा, आपका सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर अपन बात करते हैं स्वतुल्य संबंध की। स्वतुल्य संबंध क्या है? यदि किसी समुच्चय पर परिभाषित संबंध आर यदि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो जाए तब आर को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। आर को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है, यदि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो जाए तब आर को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। हम एक बात करते हैं कि मान लीजिए समुच्चय जिसमें आपके अवयव हैं 1, 2 और 3, उदाहरण दे रहा हूं यहाँ पर। एक समुच्चय हमारे पास ले लिया हमने जिसके अंदर 1, 2, 3 अवयव है। हम ए क्रॉस ए निकालना जानते हैं क्योंकि किसी भी संबंध को परिभाषित करने से पहले हमको समुच्चय किस समुच्चय पर परिभाषित किया हुआ है, संबंध ए। और इस ए क्रॉस ए को हमने निकाल लिया। ए क्रॉस ए आपका यहाँ पर क्रमित युग्म बनाएगा, ए का ए से बनेगा तो 1, 1 बन जाएगा, फिर आपका 1, 2 बनेगा, फिर 1, 3 बनेगा, फिर 2, 1, फिर के बन जाएगा आपका 2, 2, फिर आपका बन जाएगा 2, 3। इस तरीके से ये सारे ए क्रॉस ए के क्रमित युग्म आ गए। अब इस पर ए पर संबंध परिभाषित संबंध आर, परिभाषित संबंध आर। अब परिभाषित संबंध आर और आर में हमने परिभाषा के अनुसार वो सारे अवयव ले लिए, वो सारे क्रमित युग्म ले लिए जिसमें पहला अंक उसी स्वयं से जुड़ा हो। तो 1, 1, 2, 2 और तीसरा आप जानते हैं कौन सा आ जाएगा इसमें, 3, 3, 2, 1, 2, 2। अच्छा 30 में एक और लिखना बाकी है अपना, ये आ जाएगा 3, 1, ये आएगा आपका 3, 2 और एक और आ जाएगा 3, 3। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 1, 4, 2
इसमें 2 1 और हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 3। तो बात यहाँ पर ये होती है कि हमने जो परिभाषा पढ़ रखी है, ये परिभाषा जो लिखी हुई है, यदि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो जाए, तब आर को सतुल्य संबंध कहते हैं। क्या आर में ऐसे क्रमिक युग्म आ रहे हैं जिसमें पहला अंक दूसरे अंक से उसी अंक से संबंधित हो? अगर ए के सभी अंकों के लिए, सभी, एक भी नहीं छूटना चाहिए, ए के अंदर किसी समुच्चय के अंदर जितने भी आए, ए के सभी अवयवों के लिए आपके पास ये क्रमिक युग्म किसी संबंध में मिल जाना चाहिए। कौन कौन सा? 1 1 2 2 3 3। अच्छा, यहाँ पे अगर एक अवयव और बढ़ा देते 4, तो 1 1 2 2 3 3 4 4। अगर 5 होता तो 1 1 2 2 3 3 4 4 और क्या आ जाता? 5 5 आ जाता। वो सारे ए के प्रत्येक अवयव के लिए यहाँ पर आर में क्रमिक युग्म होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ 2 3 नहीं है तो 1 1 हो जाएगा, अगर यहाँ पर 2 है तो 1 1 और 2 2 इसमें। इसके अलावा भी इसमें अगर कोई क्रमिक युग्म आता है तो अभी हम उससे मतलब नहीं रखें, केवल हमको यहाँ पर ये समझना है कि ए के अंदर जो प्रत्येक अंक आ रहे, ए के अंदर जो अवयव है, उस ए के सारे अवयवों का उन्हीं से क्रमिक युग्म आर के अंदर आ जाना चाहिए। तो क्या यहाँ पर आ रहा है क्या? एक के लिए एक एक क्रमिक युग्म है, 2 के लिए 2 2 बन रहा है, 3 के लिए 3 3 बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आर जो है, आर स्वतुल्य संबंध है। आर स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए आर ए, दस इम्प्लाइज है ए स्वयं से आर संबंध द्वारा संबंधित है, और इसका मतलब ये होगा कि ए जब ए से स्वयं से संबंधित हो जाए, इसका मतलब क्या होता है कि एक क्रमिक युग्म बनता है ए, जो कहाँ आएगा? जो कहाँ होगा? आर में। अगर ऐसा हो फॉर ऑल दी ए बिलोंग्स टू ए, अगर ये बात ऐसी हो तब जाके हम कह सकते हैं कि आर जो होगा वो स्वतुल्य संबंध होगा। प्रत्येक अवयव ए के लिए, जो समुच्चय ए का अवयव, ए जो है, ए का मतलब हमको सारे अवयव कहाँ से देखना है? ए से। तो प्रत्येक ए के लिए यदि हमारे पास क्रमिक युग्म ए कहाँ चला जाता है? अगर आर में चला जाता है, तो इस प्रकार से ये जो संबंध होगा, ये हमारा संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। इस प्रकार से ये स्वतुल्य संबंध होगा। अब हमें सबसे मेन कंफ्यूजन यहाँ है कि सार्वत्रिक संबंध और स्वतुल्य संबंध में फिर हमको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पर भी जब क्रमिक युग्म बनता है तो ए बराबर बी है, तो जो ए होगा वही क्या होगा? बी होगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी आ रहा है 1 1। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2, तो ये बराबर है, तो इसमें भी 2 2। तो फिर इकाई संबंध में और स्वतुल्य संबंध में अंतर क्या है? तो अगर किसी भी संबंध में हमको प्रत्येक ए के अवयव के लिए क्रमिक युग्म मिल जाए और बाकी कुछ भी मिलता है, तो वो आता है आपका स्वतुल्य संबंध में। स्वतुल्य संबंध के लिए अगर संबंध इस प्रकार का हो, उसके अंदर भी और कुछ भी क्रमिक युग्म भी मिल सकते हैं, है ना। लेकिन इकाई संबंध में केवल और केवल हमको कैसे क्रमिक युग्म मिलते हैं? केवल और केवल वो क्रमिक युग्म मिलते हैं जो बराबर की कंडीशन बताते हैं, ठीक है। बाकी ये नहीं मिलते हमको इकाई संबंध में। जबकि अगर कोई संबंध आर परिभाषित है, उसके अंदर और भी क्रमिक युग्म आ सकते हैं तथा इकाई संबंध वाले भी हमारे पास क्रमिक युग्म आ सकते हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इकाई संबंध जो हो सकता है वो एक तरीके से दिए गए इस प्रकार के संबंध का है, स्वतुल्य संबंध का उपसंबंध।